आज हम HR बिज़नेस पार्टनर के बारे में पढ़ रहे हैं। HR बिज़नेस पार्टनर जो है वो एक HR का वो मॉडल है जो कि अब एकदम से कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज़ ने अडॉप्ट करते 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 शुरू जो है वो और तरीके से किया था, लेकिन अब जो करंट फॉर्म HR की है इन मोस्ट इंडस्ट्रीज़ इट इज़ HR बिज़नेस पार्टनर, चाहे पाकिस्तान में बात करें चाहे पाकिस्तान से बाहर बात करें। लेकिन बिफ़ोर वी कम हियर मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि HR तो आपने सुना हुआ होगा, ये क्या भला है? बिजनेस पार्टनर्स कौन होते हैं? ये तो या तो ग्रोथ पे काम करते हैं और क्या करते हैं? बिल्कुल, बिजनेस एक्सपेंशंस पे काम करते हैं, ऑपरेशंस भी कर रहे होते हैं, टर्नओवर पे भी फोकस करते हैं, फाइनेंस पे भी फोकस करते हैं, पॉलिसी मेकिंग पे। बिजनेस पार्टनर जो है वो ये सारे काम कर रहा होता है, तो फिर HR क्या कर रहा होता है? आज हम जो HRBP पर बात कर रहे हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज़ बिजनेस पार्टनरशिप। हम जनरली इन आवर नॉर्मल लाइफ बिजनेस पार्टनर्स को देखते हैं। सो बिजनेस पार्टनरिंग जो है इट टॉक्स अबाउट व्हाट? डज इट टॉक अबाउट HR? डज इट टॉक अबाउट admin? Does it talk about anything else? No, it talks about everything that a business runs. So जब आप HR की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि HR business partner model है, essentially it means कि it has to do something with business itself. ठीक है, सो ये चीज़ एक तो हमें क्लियर करना ज़रूरी है। अब कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनका HR का बैकग्राउंड है भी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो HR में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। तो हम ज़रा सा थोड़ा सा पहले इससे कि मैं इस पर आऊँ, हम ज़रा HR पर आते हैं। इसके बारे में चाहे आपने काम किया हो या ना किया हो, HR में हर चीज़ हमारे दिमाग में तो होती है ना कि एक HR क्या क्या करता है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा हो या किसी भी एरिया की फील्ड के लोग हों, उनको HR से कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता है, चाहे डायरेक्टली पड़ता है एज एम्प्लॉयर या किसी के थ्रू, किसी की वजह से आपको HR डिपार्टमेंट से मिलना पड़ता है। सो HR क्या क्या करता है? What is HR? It basically does run the each and every department. Basically recruitment करते हैं। चलो रिक्रूटमेंट करते हैं। अच्छा, कंपनसेशन करते हैं, बेनिफिट करते हैं और पेरोल चलाते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, एम्प्लॉई इंगेजमेंट पे काम करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिटेंशन पे करते हैं, और एक बीच में से और आवाज़ आई थी वो मैंने मिस कर दी, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज। अच्छा, इससे क्या मुराद है? ये जो आपने मुझे बताया है इससे क्या मतलब है? सो फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है ना सवाल ये? अच्छा, सो आप ये कहती हैं कि दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ, सो कुछ काम ऐसा किया जाता है जिसकी वजह से हमें TND करना पड़ता है। वी लाइक टू नो व्हाट इज़ दिस। और कोई चीज़, सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, ये पीपल मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। बहुत अच्छा जुमला लगा है मुझे जो आपने कहा है अभी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट HR डज। और सो हम जब ये सारे काम कर रहे हैं, when we say that HR business partnering is the model, it means कि HR तो होगा ही होगा, यानी ये सब कुछ तो होगा ही। इन जो बिज़नेस पार्टनरिंग के हमने देखा था कि ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, रिटेंशन पे काम कर रहे हैं, एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं, वो भी होगा। when you combine both, HRBP सर्टिफिकेट कोर्स ख़त्म, लेट्स गो होम। यस, We need more actually. So basically HR business की क्रक्स है इसका। So we need to understand one thing that HR, whatever HR does, HR business partnering model में भी वो हो रहा होता है। Doesn't mean that कि HR business partner में कोई ऐसा काम हो रहा है जो बाकी जगहों पर नहीं हो रहा, या ये कि जो पहले HR नहीं करता था। So before we start off on, मैंने अभी भी यहाँ पर रोका हुआ है बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि मैं डायरेक्ट HR business partner पे चले जाऊँ, पर थोड़ा सा आपके ज़हनों को मैं थोड़ा सा खंगालना चाह रही हूँ कि हमें क्या क्या मालूम है और वहाँ से आगे चलते हैं। वन मोर थिंग, आपने शायद ये अल्फाज सुने हुए हों, पर्सनल मैनेजमेंट,
Multiple people. HR management, employee relations, industrial relations, और क्या इस्तेमाल होता है, और जो भी मैंने आपका क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया था. ODs and TMs. All of us have heard about these things. Change management तो हर एक चीज़ का हिस्सा है, right? Now these are certain ways HR had been described in different eras. So if we go back in the traditional model of HR, it used to be personnel management. What was personnel management? Any idea? Anybody have any idea? Management of multiple resources, because personnel is in an individual, or personnel में आपको different personalities are, the group of people are. To a certain extent, yes. But what was personnel management? आपको पता होगा शायद लॉ की साइड से. personnel management एक बड़ा पुराना, आपका एक होता था बंदा, जो कि ज़्यादातर बंदा, बहुत कम बंदियाँ, एडमिन एंड personnel मैनेजर. बड़ी पुरानी ट्रेडिशनल कंपनीज़ के अंदर एडमिन एंड पर्सनल मैनेजमेंट होता है. पर इसमें से पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ दैट एरिया? Division of labor को manage कर रहे होते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो व्हाट दिस डू इज़ दैट दे लुक एट के इतने लोग लाने हैं, इतने लोग लेबर भर्ती करना है, लेबर के साथ जो है वो हमने उनकी तनख्वाह जो है वो टाइम पर जानी चाहिए, उनके जो आपस के झगड़े होते हैं वो समझा दिए. एंड मेनली एम्प्लॉई डेटाबेस का किसी न किसी फॉर्म में मैनेजमेंट, जैसे एम्प्लॉई फाइल्स जिसको होती है, जितने पुराने HR के लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी ट्रेडिशनल HR के लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको इस लेवल के ऊपर, जिसको आप कहते हैं कंप्लायंस. So personnel management was mainly looking at the compliance of HR rules or company rules. So the role was to maintain the discipline in the organization. All right? Personnel management role was traditionally based, you may say it as the start of the HR role. And there used to be the companies where admin and personnel person used to be the same person, और प्रोडक्शन एंड पर्सनल मैनेजमेंट यूज़ टू बी, जो आपका प्रोडक्शन हेड होता था वही आपका पर्सनल मैनेजमेंट भी कर लेता था. देन इट मूव टू अ बिट ऑफ HR मैनेजमेंट. HR मैनेजमेंट का जब दौर आया, आई एम टॉकिंग अबाउट रफली इन 80s 90s. सो HR मैनेजमेंट स्टार्ट अवॉल्विंग. और HR मैनेजमेंट में क्या क्या हुआ? दैन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट जो अभी हमने इससे पहले वाली बात की थी कि रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और एंड ऑल सॉर्ट ऑफ द बुके ऑफ HR सर्विसेज. Difference between personnel management and HR management. But this role, HR management versus personnel management, there are some key differences. One is that this role was, and I am talking about the execution of the role, I am not talking about the job description of the role. Okay? In personnel management, the focus is on discipline, focus is on in and out, timing, attendance, rules, company policies, right? What is the focus? Administrative task, which is nothing to do with the human emotions and human capital utilization or the feeling and the touchy feeling part of it. उससे benefits क्या थे? That there was a discipline in the organization, there were rules defined, there were policies defined. These were always there. In the personnel management, policy focus had always been there. But policies का जो underlying mechanism था या underlying thought process था, वो क्या था? So every policy that would be made under the traditional HR or personnel management role, it would be more focused on disciplining people. You may say there are some good examples of employee-oriented policies as well, but mostly based on the policy of controls. Culture भी नहीं, culture ज़रा softer touch पे चला जाता है, वो बहुत बात की बात हम कर रहे हैं. Authoritarian management style, where you are talking about controls. For example, 8 बजे तब लोग पहुँच जाएँ, 8 बजे से 1 मिनट देर होगी, 5 बजे से पहले कोई नहीं जा सकता, इतने दिन छुट्टी मिलेगी, इतने दिन छुट्टी नहीं मिलेगी. You know, that kind of controls. So that, can we say that it was wrong? No.
It was required. Why? Because organization framework at that time, अब ये नहीं हो रहा था कि this is we are talking about any modern digital organization and saying कि वहाँ पे personnel management हो रही. No, we are talking about the industrial time where most of the manufacturing and the industrial revolution was taking place. Right? So that means that most of the work that was required was the building up of policies, building up of controls, building up of managing people so that they can work peacefully in offices. अब ऐसी organizations जहाँ ये नहीं था या अभी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा. कैन वी नेम सम? ईंटों के भट्टे जहाँ बन रहे होते हैं, वहाँ तो पर्सनल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में फोकस स्टिल ऑन पर्सनल मैनेजमेंट. सो देर आर लॉन्ग रूल्स, आपने ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, ये प्रोसेसेस आर लॉन्गर, एवरी स्टेप हैज़ टू बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड एंड एवरी पॉलिसी इज मेड from the perspective that people are here to break the process. ठीक है? So the purpose is always in the personnel management is that people are here to break the processes or break the policies. So the policies will always be coming from the controlling mindset, from the untrusting mindset. हर जब भी पॉलिसी बनेगी वो बनेगी अगर कोई चीज़ तोड़ दिया गया, कोई रूल, तो फिर तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा. यानी अटेंडेंस पॉलिसी में लिखा जाएगा कि ये दिस इज़ द टाइम टू कम एंड इफ़ यू डू नॉट कम ऑन टाइम देन दीज आर द रिपरकशंस ऑफ इट. देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ रिपरकशंस. द माइंडसेट इज ऑल अबाउट कंट्रोल्स, conditioning that you are here to work in a certain way, and that was basically coming from assembly line mindset. क्या होगा, लोग आएंगे, एक टाइम पर आएंगे, काम शुरू हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, एंड देयर इज असेंबली लाइन गोइंग ऑन, एवरीवन हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर roles and there are no overlaps of the role, very clear cut authoritarian system, very clear cut hierarchy. So उन organizations के अंदर आपको ज़रूरत है ऐसे personnel management process की जहाँ पर focus is on disciplining and controls. ठीक? Examples अभी जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पर ये भी नहीं है, वो कौन सी एग्जाम्पल है? जैसे कार्पेट मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट नहीं हो रही, वहाँ चाइल्ड लेबर भी हो रहा है, वहाँ लोगों से ओवर टाइम्स भी करा रहे. लेकिन पूरी कार्पेट इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रही हूँ. कार्पेट इंडस्ट्री में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट विद कंप्लायंस है. विद कंप्लायंस मीन्स कि अगर लीगल रिक्वायरमेंट 9 आवर्स के तो 10 आवर्स काम नहीं करा रहे वो, या ओवर टाइम विदाउट पेइंग ओवर टाइम नहीं करा रहे, या छुट्टी वाले दिन काम नहीं करा रहे, या चाइल्ड लेबर नहीं करा रहे. सो देर आर ऑलवेज गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द थिंग्स एज वेल, बट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दोज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर नो पॉलिसी एग्जिस्ट. तो वहाँ पर सफ़र कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? पॉलिसी मेकिंग से. ठीक है? सो वी कैन नॉट से कि पर्सनल मैनेजमेंट की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी भी रिक्वायरमेंट है. द शेप एंड फॉर्म इज़ डिफरेंट नाउ. शेप एंड फॉर्म क्या है? द फोकस इज़ ऑन डिसिप्लिन बट द ह्यूमन साइड एज वेल. सो चाहिए अभी भी है. दैट इज़ वाई वॉट इट इवॉल्व्ड इनटू अ ह्यूमन रिसोर्स वन. So the need arise in the organizations that yes, the discipline, controls, policies, processes are required, but we also need the human perspective in it, the employee perspective in it, right? So we need to see people as they are, and that is why human का element इसमें डाला गया. So personnel converted into human resource. So what happened is कि HR management में what element got added? ह्यूमन रिसोर्स. अब ह्यूमन रिसोर्स क्या चीज़ है? इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट व्यू ऑफ लुकिंग एट पीपल. ठीक है? हाँ. सो आपके पास क्या चीज़ आई? पीपल आर नॉट टू बी डिसिप्लिन्ड ओनली, दे आर वॉट दे आर, दीज आर रिसोर्सेज. एंड हाउ आर रिसोर्सेज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन? What is, मेरे पास एक पेन है, मैं इसको कब ख़त्म करूँगी, कब कैसे यूज़ करूँगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन? दिस पेन आई हैव टू बी यूजिंग टिल इट गेट्स कम्प्लीटली फिनिश्ड सो दैट आई कैन यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम ऑफ इट्स. मैं इसको खुला नहीं छोड़ दूँगी. ऐसे मैक्सिमम यूज़ ऑफ यूटिलाइज. मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से इसलिए समझाती हूँ ताकि ज़रा आप लोग उसको एक
नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करके देखें कैसे कैसे होता है। रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? रिसोर्सेज ऑलवेज आर यूटिलाइज टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल. You take care of those resources as well because you want to use these resources to the maximum potential. आप ये नहीं करेंगे कि ये पेन खुला छोड़ दें वरना ये ड्राई कर जाएगा, ऐसे ही होगा ना. So this is a resource. Similarly, money is a resource. Where money should be put in, where the money can be maximized. ऐसा ही है ना. So human resource कहाँ पर डाला जाएगा? Where it shall be maximized. राइट. सो फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि जो ये अटेंडेंस सिस्टम है, एंड आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, ये अटेंडेंस सिस्टम जो है, ये बंदा बैठा हुआ है रोज़ाना हाज़िरियाँ लगाता है, इसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दे दो. और ये जो पर्सन बैठा हुआ है ये अटेंडेंस लगाने के साथ साथ भी कोई काम कर सकता है. यू सीन दिस राइट. ये बहुत बेसिक फॉर्म में आपको बता रही हूँ, बहुत बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात बता रही हूँ, क्योंकि हम आएंगे व्हाट आर मॉडर्न कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, in order to go to a maximum modern complex organization, the digital future ready organization, we need to see where has all this evolved from. ठीक है. अब हमने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स हैं. रिसोर्स कहाँ पे डालते हैं बैलेंस शीट में? होता तो एसेट्स में होना चाहिए, लेकिन सैलरीज कहाँ लॉग इन होती हैं? सही. सो प्रॉब्लम समझ आई इस मॉडल की क्या थी? कहने के तो हम कह रहे थे कि ये ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे ट्रीट कर रही है? एज एन एक्सपेंस. सो माइंडसेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स इज, स्पेशली मैं इसलिए माइंडसेट के ऊपर बात करी बिकॉज HR बिजनेस पार्टनरिंग इज ऑल अबाउट चेंजिंग दैट माइंडसेट. सो हियर द माइंडसेट वाज discipline only. and here the mindset is resource maximization. All the policies will be more around, all the processes will be surrounded by the mindset of resource maximization. If everything is good, resource maximization seems very good because this is a resource based view of HR. Resource based view of HR के benefits क्या हैं? Resource based view of human resource, ठीक है, या resource based view of managing people. What are the benefits of it? Maximum performance होगी, very good. Employee satisfaction होगी क्योंकि उनको वैल्यू मिल रही होगी अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो. रिटेंशन में मिलेगी वो छोड़ के. आपकी एक्सपेंशन में भी जो एडिशन होगी, obviously जो रिसोर्सेज हैं, if they refer someone, so they would be like putting the company in a good book if they are working there. So yes, to an extent, but also अगर मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं 4 काम और भी साथ में कर सकूँगी because I am to be maximized, used maximum to the maximum potential. Efficiency increase होगी because you will be focusing on their skill set. Productivity improve होगी because revenue obviously direct impact revenue पर आएगा. क्यों? क्योंकि अभी हमने HR practices देखी. HR practices में एक practice important थी, that was training and development. So resource maximization perspective says that maximize the utilization of that resource by minimizing cost and by also developing that resource. When you develop that resource, when you invest in that resource, तो उसकी स्किल इम्प्रूव होती है. तो ये आहिस्ता आहिस्ता दिस कीप मूविंग एंड कीप इम्प्रूविंग. बहुत सारी जगहों पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज स्टिल वर्किंग. इट्स स्टिल अ वर्किंग कॉन्सेप्ट. इट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट विच इज़ नाउ stopped being utilized. Personnel management is more or less stopped being utilized now. Very few olden organization जिसने जो पता नहीं अंडर द रॉक कहीं रह रही होंगी शायद, वहाँ पर personnel management as a personnel management हो. Even that has improved into a human resource management. अच्छा, human resource management does not automatically mean that you are an old organization या ये कि आप कोई बहुत ही पुराने तरीके से काम कर रहे हैं. ठीक है. Human resource management means that your department or your organization is still evolving their human resource practices. They can choose to become a modern strategic HR or HRBP model implementation, or they can continue working as HR. There is no wrong in it. There is nothing wrong in it. ठीक है.
However, what is wrong in it is so much focus on resource maximization that you stop looking at H part of it. There are two parts, H and R, right? If you focus only on R और resource maximization करे जाए, ये एक बंदा है, इसको या बंदी है. When I say बंदा means the everything, right? Human है, right? This human, I should be more careful about it although. Human means कि human कहाँ तक इस्तेमाल होना चाहिए, सुबह 9 बजे आए, वहाँ से काम शुरू करे. सो आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है? मेरे अंदर A, B, C, D टैलेंट है. मेरी जो करंट जॉब है मैं उसमें A और B टैलेंट यूज़ कर रही हूँ. वाई डोंट यू डू C एज वेल, वाई डोंट यू डू D एज वेल? और तनख्वाह उतनी की उतनी है. या दैट्स रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन, येस, बट दैट ऑल्सो मीन्स एक्सप्लॉयटेशन. Right? So the policies have to look at both sides to be a good HR. So when we had the conversation about human resource management, the question arises about good and bad HR practices. इससे पहले ये good and bad HR practices की बात नहीं हो रही थी. उससे पहले था it's a very disciplined organization, you have to come on time, you have to leave on time, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ नहीं बैठ सकते, ज़्यादातर यूनिफॉर्म में आओगे और अगर यूनिफॉर्म में नहीं आओगे तो तुम्हारी तनख्वाह काट ली जाएगी. The mindset is of, and I'm telling you obviously an exaggerated an example which gives you the negatives of that as well. There were positives as well of personnel management. Of course it is a disciplined environment, and disciplined environment, do we have an example of disciplined environment? There are benefits to it, right? Where there is a utilization of the disciplined environment, there are benefits of having the discipline, and those controls are important. Having said that, if controls take over और human part बिल्कुल ही ignore हो जाए, तो फिर human resource की maximization नहीं हो सकती. हमारे पास एक बेसिकली माइंडसेट डेवलप होता जा रहा है कि शायद स्टेट कल्चर हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. स्टेट कल्चर्स हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट स्टेट कल्चर ऑल्सो हैव लॉट ऑफ गुड्स एज वेल. फैमिली बिजनेस, सो कल्चर, स्टेट कल्चर हैज़ बिकम trademark of bad practices, right? But it is basically a family oriented business or a family business. Family business management has its own benefits and negatives. ठीक है, उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वहाँ से ही तो सारी कहानी शुरू हुई गुड एंड बैड HR की. जो आपने बात की ना वो बिल्कुल सही बात है कि समटाइम्स इन इफ़ अ पर्सन इज़ केपेबल द पर्सन बिकम जस्ट द राइट आर्म ऑफ द मैक्सिमम हायरार्किकल पर्सन, चाहे वो CEO, चाहे वो चेयरमैन हो, चेयरपर्सन हो, whoever that is. So वो एक उनका जिसको हम कहते हैं कामी बंदा होता है, जिसको आप जो भी काम कहें वो कहता है यस सर मैं हाजिर, और वो कर लेता है, कर भी लेता है, राइट? और मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स अ मैन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड, right? So he has the ability to go and get things done. But tell me one thing, which organization will not like a person like that? सबको चाहिए होता है यार, घर में भी चाहिए होता है. लीव अलोन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको घर में भी एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसको सब कुछ आता है, जो सब कुछ कर सकता हो. Even in your personal relationship, in your friends relationship, you always have one person, close friend, जब भी आपको किसी काम की ज़रूरत हो, you go to that. There is a concept of go-to person. Yes. So there is no harm in having a go-to person. The harm is bad HR practices. Get it? So हमने क्या change करना था? हमने ये bad HR practices change करनी थी. हमने उसके बजाय क्या कहा, ये तो स्टेट कल्चर बुरा है. नो, फैमिली बिजनेसेस आर गुड बिजनेसेस बिकॉज दे आर स्टेबल. families are involved in it, their family stakes are involved in it. There is nothing wrong. By the way, every business is now family oriented business. The difference is this managed by the family or managed by a hired CEO, right? So there are good and bad of all these things. However, in human resource management, the question started good and bad HR practices. अब जब आप HR की goodness and badness पर बात कर रहे हैं, तो what do you need to think about?
माइंडसेट क्या है. सो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया एंड दैट वाज ह्यूमन कैपिटल विच वाज कपल्ड विद एम्प्लॉय रिलेशंस. ठीक है, कहीं कहीं पे शायद आपने ये जुमला सुना हो कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो ह्यूमन कैपिटल डिपार्टमेंट है. सो अब डिफरेंट क्या हुआ, रिसोर्स एंड कैपिटल में क्या फ़र्क है? आर दीज जस्ट चेंजेस ऑफ नेम? हो भी सकता है अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना हुआ तो. फाइनेंस का कोई पर्सन है फाइनेंस बैकग्राउंड से था? कैपिटल मीन्स फाइनेंस. ह्यूमन कैपिटल मीन्स जैसे, हाँ, जैसे फाइनेंस इज सो इम्पोर्टेंट टू रन द बिजनेस, similarly human is so important to so that they can be treated as capital. And what is done with capital? Assets कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन. कैपिटल के क्या करते हैं? जब आपके पास कैपिटल होता है तो क्या करते हैं उसका? राइट, मैक्सिमाइजेशन करते हैं. और क्या करते हैं उस कैपिटल को? कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं. तो ह्यूमन को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्ट कैसे होता है ह्यूमन? वो तो एचआर में भी हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही थी, रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन में. ह्यूमन कैपिटल में क्या हो रहा है? एंड वाई एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट. ख़तरनाक किस्म के सवाल हैं ये, सोचने का मौका दे रही हूँ आप लोगों को. कैपिटल को इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? आपके पास 5 लाख रुपया है, आपने वो इन्वेस्ट करना है. राइट वे में कहाँ से उसको यूटिलाइज करें? 1 पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कैपिटल को चुरा ना लिया जाए. और मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ इन्वेस्ट किया जाए कि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे. वेरी गुड पॉइंट. आई रियली लाइक दिस क्लास, यू आर सो गुड एक्चुअली. दिमाग इस्तेमाल करते हो आप लोग. वेरी गुड, रियली लाइक इट. जहाँ पे रिस्क कम होगा आप सेफ्टी सिक्योरिटी करेंगे और रिस्क को रिड्यूस करेंगे. सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल के लिए भी यही काम करेंगे ना. और कैपिटल का एक मकसद और है, कैपिटल को इन्वेस्टेड रखेंगे, उसको निकाल के इस्तेमाल नहीं करते रहेंगे बल्कि उसको इन्वेस्टेड रखेंगे. मार्केटिंग करेंगे और क्या करेंगे? इन्वेस्टेड ह्यूमन कैपिटल को कैसे रखेंगे? बाय एंगेजिंग देम. वेरी गुड. तो आप लोगों को तो सब कुछ आता है, यहाँ क्या कर रहे हैं बैठे? हाँ, आपकी जगह आना, यहाँ पर आना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. सो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट इज एक्चुअली अ मोर evolved form of looking at human in the organization by maximizing their outcome. But at the same time, what to be kept in mind? Their engagement, their safety, their risk utilization, and all those things which actually give them the insight that I am valued. Capital की क्या होती है? Value होती है, right? So यहाँ से concept start हुआ, I am valued. I am just not any other employee. If I will be replaced, then there are so many things that need to be done. ऐसा होता है आज की ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली एक पर्सन जो आया और उसने कुछ 10 साल लगा लिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपनी जॉब तो कर रहा था लेकिन उसने साथ साथ और क्या शुरू कर दिया? उसने इस काम का भी बेड़ा उठा लिया, उस काम का भी शुरू किया, तो वो मल्टी स्किल पर्सन बन गया. एंड ऑल्सो दैट पर्सन ऑल्सो हैज़ व्हाट? योर ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, राइट? उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पता चलने शुरू हो गए. तो आपके लिए क्या बेनिफिट है उस पर्सन की? रिटेंशन. वाई द पर्सन इज हार्ड टू रिप्लेस? स्किल सेट है ना, मिल जाएगा .NET का बाहर से बंदा. वो नहीं मिलेगा. यस, एंड दैट्स व्हाट कैपिटल इज. यू नो वाई? बिकॉज उस पर्सन के पास क्या क्या चीज़ें आ गई. उस पर्सन के पास आपके साथ काम करने की वजह से उसको बिजनेस नॉलेज है, उसको इंसाइट्स मालूम है, उसको ये पता है मैंने कौन सा काम किस तरीके से करवाना है. इस ऑर्गेनाइजेशन के ये 5 लोग हैं, इनमें से ये बंदा जल्दी से काम कर देगा, इस बंदे को ऐसे कराना पड़ेगा, उस बंदे को उस तरह इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट? That understanding of organization culture is so very important, and that is why what evolves as a new field in that was human relations. So their grievances, their compliance, their complaints, their disciplinary issues, everything need to be addressed in a timely and honestly and trustworthy manner, ताकि वो बंदा वहीं पर रुका रहे, जाए नहीं. So what started evolving? Performance system. Exactly. राइट? क्यों?
परफॉर्मेंस सिस्टम तो इधर भी था। बट दैट परफॉर्मेंस वो उसकी उनकी वैल्यू एडेड परफॉर्मेंस हो जाती है ना बेसिकली। सो क्या चीज़ आई? KPIs। नाउ यू गेट दिस पॉइंट। ये जो लिंक है ना कि परफॉर्मेंस सिस्टम क्यों चेंज होते हैं, HR क्यों चेंज होता है, बिकॉज द माइंड सेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज चेंजिंग। इधर तक क्या हो रहा था, इनपुट इतना जाएगा, आउटपुट इतना आएगा, प्रोडक्टिविटी ये कर लो वो कर लो। ज़्यादातर परफॉर्मेंस सिस्टम्स वर वेरी अंडर यूटिलाइज, जिसको हम कहते थे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, राइट। सो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स यहाँ से शुरू होती थी, जिसमें होता था कि कपड़े ठीक पहन कर आता है, अटेंडेंस पर आता है, हाँ जी करता है, यस सर करना आता है उसको कि नहीं आता, एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। I'm just making fun of it. No, it was very yeah, I mean that has lot of subjective element to it as well. They were not much of a measurement element. These were the flaws of personnel management. So जब ये आया तो फिर इधर एक और भी चीज़ है, देखिए ह्यूमन है ना जो डील कर रहा है, तो there are lot of, when there are benefits of it, there are negative sides to it, and that was one negative side was there was lot of subjectivity to it, and because of that subjectivity there was lot of favoritism to it. There was a feeling and the perspective of untrustworthy management, right? So था कि जी वो तो मक्खन पॉलिश करता है इसलिए वो आगे चला जाता है, मुझे ये करना नहीं आता इसलिए मैं पीछे रह जाता हूँ. Even if it was not true, but the perception in the organization was that the managers need to be seen as bosses, and bosses need to be managed by CEOs or high directors. managed by no. What is the best way of managing the boss in such scenarios? मक्खन आओ, तभी तो आप वहाँ पर रह जाएंगे जहाँ पर आउटकम पर फोकस करेंगे. तो बेस्ट कहेगा बेटा काम कराओ इससे, ये वाला काम करने वाला है बंदा, ये मेरा बंदा है. They are always like that because you are focused on subjectivity and there is no measurable outcomes. So performance system started evolving, human resource management में performance system started looking at the objectives of the resources. वो resource कहाँ पर काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, the why of the resource, right? So at one end where the cost efficiency start coming, we also started thinking कि एक person की resource को कैसे maximum utilization किया जा सके. So organizations के अंदर क्या बनना शुरू हुई, hierarchy बनना शुरू हुई. राइट. सो हमने कहा जी ये फाइनेंस है, फाइनेंस के अंदर फाइनेंस का पर्सन जो है ये प्रोक्योरमेंट भी देख सकता है, ये लेट्स से फाइनेंस भी देख सकता है, ये अकाउंटिंग भी देख सकता है, ये ऑडिट्स भी देख सकता है, सो एंड सो फॉर्थ. अब वो जो CFO था तो फाइनेंस का पर्सन, ही ग्रू अप और शी ग्रू अप इन द हायरार्की एंड बिकेम द ओनर ऑफ लॉट मैनी फंक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज द रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन. Then started evolving कि इस objective management by objective came, the KPIs came and so forth. So आपकी जो human capital management है that started looking at the grievance management and the process of looking at the benefits of for the employees. So here comes the change from employer to employee mindset. If business wants to focus on productivity, then HR should talk about how HR can provide the benefits to the employees so that productivity starts coming in. For example, HR can, and I'm just giving one example, there can be hundreds of examples all. एक manufacturing organization है और उसने personal protective equipment को approve करवाना है कि जी personal protective equipments लोगों को देने चाहिए, keeping in view health and safety. ठीक है, मेरा focus क्या हुआ, मैं एज HR मैनेजर हूँ, मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस कराने. मैं अपने बॉस को, CEO को, ओनर को या सेठ को या वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव को कैसे मनाऊँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग हैं वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने. अगर फॉर एग्जांपल वो कटिंग मशीन पे पहनते हैं तो ऐसे दस्ताने पहने कि उनके हाथ ना कट जाएँ. अगर वो ट्रेंड हो, अगर वो ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ सुइयों का काम है तो वो मुंह में सुई ना लें ताकि वहाँ से हेपेटाइटिस ना फैले एंड सो फॉर्थ. अब ये एक वो काम है जो कि आप उसका विजिबल चेंज देख सकते हैं. मसलन जब ये नहीं होता तो सेठ कहते हैं यार कर तो रहे ना काम, काम तो नहीं रुक रहा ना. जब काम नहीं रुक रहा लोग बीमार हो रहे हैं, राइट. हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, आपको पता तो नहीं चलेगा कि हेल्थ पर इफेक्ट आ रहा है, लेकिन आपका एक्सपेंस होना शुरू हो जाएगा. वो एक्सपेंस किस फॉर्म में होगा, एब्सेंसेस की फॉर्म में, राइट.
आपका जिसने 8 शर्ट्स सीनी थी वो 3 शर्ट्स सी रहा होगा, प्रोडक्शन लो हो जाएगी, थक जाएगा वो जल्दी, ठीक है। या आपके बैठने की कंडीशंस अच्छी नहीं हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गई थी, वो सर्दियों के कपड़े बनाते थे फॉर बिग ब्रांड्स, बट द वर्किंग कंडीशंस वर सो लो। आई वाज डूइंग एन ऑडिट, वर्किंग कंडीशन वर सो लो कि जहाँ वो बैठ के बना रहे होते थे देयर वर नो चिलर्स इन दैट। अब वो जो विंटर स्टफ़ वो सी रहे होते थे, ऑब्वियसली वो विंटर में पहन जाना होता था क्लाइंट के पास। इसका मतलब है कि प्रेपरेशन टाइम उसका क्या होगा, समर्स। तो जो आपका वर्कर है वो समर्स में मोटे मोटे कपड़े सी रहा है एंड वर्किंग कंडीशंस ऐसी हैं कि वो पसीने में तर बैठा है और वो गर्मी में बेहोश हो रहा है। हमने छोटी सी चेंजेस की थी, वी आस्क्ड फॉर द चिलर्स एंड वी आस्क्ड फॉर द कोल्ड वाटर एंड द प्रोविडेंस ऑफ ऑल द माहौल के ऐसा बने कि एंड देन स्पेसेस हो, छत ऊंची हो और वहाँ पर जो है वेंटिलेशन हो। और हमने उसका केस क्या बनाया, जो आपका सवाल है कि कैसे कन्विंस करें कि ये सब कुछ करें। डू अ पायलट टेस्ट, टेल देम कि ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनकी प्रोडक्टिविटी ये है, प्रोवाइड द गुड टू सर्टन सेट ऑफ पीपल एंड सी वेयर इज देयर प्रोडक्टिविटी गोइंग। वन वे उनकी स्किल्स के मुताबिक जिस तरह के शर्ट को बना रहे देख रहे हैं कॉलर कौन बेहतर कर सकता है, ये कौन उस स्किल्स के मुताबिक डिज़ाइन कर देंगे। आप अपनी असेंबली उस तरह से डिज़ाइन करें और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये वाले जो चेंजेस हैं ये कैसे एचआर कर सकता है, जब एचआर को बिजनेस का पता होगा, जब बिजनेस का फोकस होगा एचआर का, ठीक है। लेकिन आपने देखिए एवरीवन वांट्स कि जो बिजनेसेस आर नॉट बेनोवलेंट, राइट, बिजनेसेस आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। सो उनको अगर आप ये बताएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट्स करने से इस वजह से प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सो एंड सो फोर्थ, तो फिर ह्यूमन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन का बेनिफिट समझ आएगा उनको, इफेक्टिवनेस समझ आएगी। एंड दैट वी डू ऑल द टाइम। फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी वॉन्ट टू गेट अप्रूवल फॉर एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स फॉर एम्प्लॉय, यही बताते हैं ना, ये अगर ट्रेनिंग हो जाएगी इससे ये स्किल सेट बेहतर होगा, स्किल सेट बेहतर होगा तो ये बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा। दिस इज़ द केस फॉर गिविंग द ट्रेनिंग्स। अदरवाइज तो लोग ट्रेनिंग भी ना करवाएं, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा कि यार मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ इसके ऊपर, राइट। बट ऑर्गेनाइजेशंस डू इन्वेस्ट ऑन पीपल बिकॉज दे वांट अगेन रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन। सो ये वाला जो एलिमेंट है जब ये बिजनेसेस के साथ, तो ये स्ट्रेटेजिक एचआर में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग बिजनेस एज एचआर पर्सन्स, राइट। नाउ देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस which don't do this, start from here. There are organizations like that. There are organizations, very old organizations who have grown into most modern HR systems, but they have seen each and every part of it, and they know, they have gone through that system, they know what were the benefits and what were the faults of that system. ठीक, अब हम यहाँ ब्रेक लेते हैं और हम यहाँ पर ये आप लोगों को मैं ग्रुप में कन्वर्ट करूँगी एंड आई वुड लाइक यू टू डिस्कस व्हाट इज़ दिस। आप लोग अटेंड कर चुके हैं इसकी क्लास? नहीं की, ठीक है। व्हाट इज़ दिस वर्सेस दिस, और इसमें आपने बेनिफिट प्लस एचआर रोल, ठीक है। आप लोगों ने क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं आपस में एज ग्रुप कि एचआर का क्या रोल है और एचआर के रोल को हम कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट इससे लिया जा सके। अगेन स्ट्रेटेजिक एचआर में हमने सिंपल एक बात, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस मैंने आपको बताया, ऑल्दो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बट वॉट एवर यू थिंक एचआर डज, इफ़ यू ऐड अ बिजनेस परस्पेक्टिव टू इट in a very simplest form, you are actually moving towards a strategic HR. ठीक है, आप कैसे ग्रुप में कन्वर्ट होना, do you would like to have the mixed group or you would like to have separate groups? It's up to you. Sit together, move the chairs, sit together, discuss with each other, give me 5 points. Each group has to give me 5 points for the role of HR which talks about human resource based role, ठीक है, human capital based roles. What are the roles that HR perform in it?
तो बेसिकली ये मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, तो हम मिलके डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स हैं बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स एंड वो कैपिटल की बात है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ना ह्यूमन रिसोर्स की, जो मेरे जहन में जो मेरी परसेप्शन है कि वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप जब जस्ट एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल मींस कि ऑर्गेनाइजेशन उनको वर्थ दे रही है। जब ऑर्गेनाइजेशन ये तस्वर कर रही है ना कि ये एम्प्लॉयज़ हमारा कैपिटल है, तो अल्टीमेट उनको एक वर्थ मिल गई। वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, उनको वर्थ मिल गई। देखें आप वैसे तो पहले उन्हें यूज़ कर रहे हैं, वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन्हें आप सैलरी भी दे रहे हैं, उन्हें मैनेज भी कर रहे हैं, कौन सा पर्सन कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, उन्हें कंट्रोल भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप कर रहे हैं। लेकिन जब एम्प्लॉयज़ को आप अपना कैपिटल तस्वर कर लेते हैं, उस वक्त उसको वर्थ मिल जाती है। वेरी गुड पॉइंट, रियली लाइक इट। तो जब वो वर्थ मिल जाती है तो अल्टीमेट वहाँ पे वो अपनी सैलरी पे भी कंप्रोमाइज़ कर जाता है और काफ़ी चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ कर जाता है, क्योंकि वो उस वक्त उसकी लॉयल्टी बढ़ जाती है, ठीक, वो एंगेज हो जाता है कि यार हाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं वर्थ ही बढ़ूँ। तो सबसे अहम चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि आप एम्प्लॉयज़ को वर्थ दें, उसको उसे पता हो कि यार मेरी यहाँ पे वर्थ है, ठीक है। अदरवाइज़ आप वो कहते हैं साइलोस बना के साइड पे बैठे हैं, उसकी बातें करेंगे, फिर वो वहाँ पे डिससेटिस्फाई होगा, सैलरी फिर वहाँ पे मैटर नहीं करती, आप 10,000 बढ़ा देंगे तो मेरे ख्याल वो फिर भी चला जाएगा। वेरी गुड पॉइंट। चलें जी नेक्स्ट आ जाए। वेरी गुड पॉइंट, एक्चुअली दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस नाउ। यस, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल के बारे में मैं बात करूँगा। इसमें हमने बेसिकली जो 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें यह है कि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो मोर इंगेज होंगे एज़ कम्पेयर टू HRM, और ऑब्वियसली फिर रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगे, सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज़ होंगे, और जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है वो भी एज़ कम्पेयर टू HRM वो बेटर होंगी। और एज़ अ रिज़ल्ट ये है कि आप बेसिकली बेनिफिट्स के हवाले से ये है कि HRM में आप एक स्टैंडर्ड मॉडल बना देते हैं, बेनिफिट्स ये वाले आपको देने हैं, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें आप एक स्टेप फर्दर जाएंगे और बेनिफिट्स को कस्टमाइज़ करेंगे एम्प्लॉइज़ को मोर इंगेज रखने के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। मैम इन दोनों की मौजूदगी में नंबर 1 तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसके बाद जो एम्प्लॉई को एज एसेट ट्रीट किया जाएगा, जिसकी वजह से वो उस कंपनी का मतलब असासा होने की वजह से वो जाएगा नहीं, और अल्टीमेट जो गोल अपना उसका हासिल होगा वो प्रॉफिट उसका कंपनी का मैक्सिमाइज होगा। बिल्कुल। सो जो कंपनी का गोल है अगर वो आपने सही तरीके से अचीव करना है तो व्हाट इज़ दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू वैल्यू एम्प्लॉई एज एसेट, नॉट एज एन एक्सपेंस। कि अब अगर मैंने पैसे खर्च कर दिए उसकी कुर्सी को अच्छा रखने के लिए कि वो आरामदेह कुर्सी पे बैठे और यार बड़े पैसे खर्च हो गए, नहीं भाई, उसके लिए आपने वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव की है जिसकी वजह से, और ये छोटी छोटी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस ग्रुप इज कि जब HR इस बात पर फोकस करता है कि ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स शुड बी वैल्यूड, तो कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा होता है? नंबर 1, रिटेंशन इम्प्रूव हो जाती है, और रिटेंशन इम्प्रूव होने का कंपनी को क्या फ़ायदा है कि कंपनी नॉलेज स्टेज इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड वहाँ से टर्नओवर रेट कम होगा तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बंदा जाता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जब तक दूसरा पर्सन नहीं आ जाता उसकी जगह पर तब तक यू आर लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और फिर जो दूसरा जाने वाला होगा वो उससे ज़्यादा सैलरी पर आता है, उसको 2-3 महीने समझने में लगेंगे, उसको फिर टाइम एडजस्टमेंट के लिए चाहिएगा। वो लर्निंग प्रोसेस जो है दैट इज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट, क्योंकि आप तो सैलरी दे रहे होंगे पहले दिन से, लेकिन वो पहले दिन से 100% पर नहीं काम कर रहा होगा, ठीक है। वेरी गुड पॉइंट। विच इज़ द नेक्स्ट ग्रुप? आ जाए, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ हैं नईम, अवैस, आसिफ साहब और उस्मान। आइडिया जो हमें नईम साहब ने दिया वो है प्रिंटिंग प्रेस। जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रिंटिंग किया है, पहले प्रिंटिंग हमारी ब्लैक एंड वाइट थी, अब हम इसको लेके आए हैं कलर में। तो नईम साहब रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि ये इसमें हमें किस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें किस तरह ईच एंड एवरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद नईम। जी आ जाए, इधर बाइक पर आके गए ताकि रिकॉर्ड होता रहे।
अस्सलाम वालेकुम। ये एक रियल टाइम इसकी एग्जांपल है, हमने इसको रियल टाइम किया था। मेरे एक दोस्त हैं ऑफिस में, वो मेरे साथ काम करते हैं, उनके वाला साहब का ना काफ़ी देर से प्रिंटिंग प्रेस था, तो अक्सर हमने उनके प्रिंटिंग प्रेस पे जाना। एज़ यू आर सेइंग दैट कि वहाँ पे जो कंडीशंस थी ना, जो एसीज़ नहीं लगे थे और जो पुराना प्रिंटिंग था ना प्रिंटिंग प्रेस, उसमें से इंक निकलती थी, उसकी वजह से वो सिक हो जाते थे। तो हम दोनों बैठे हुए थे, उसके फादर जो उनसे थे इतने हाईली एजुकेटेड नहीं थे एंड दे नॉट फेमिलियर विद न्यू इन्वेंशंस। तो मैंने उसको कहा कि यार इसको आप एक दफ़ा उसको प्रिंट करते हो, फिर उसके बाद उसको कलर में लेके जाते हो, तो ऐसे नहीं हो सकता, इसको हम एक ही चीज़ में ले जाएं। इसमें ये होगा न्यू टेक्नोलॉजी है, इसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी और जोन सा है हम जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है एम्प्लॉय की, जहाँ पे हम कलर्ड वाला बंदा यूज़ करें उसको हम कहीं और इंगेज कर देते हैं, तो उसी को हम रिसोर्स को यूज़ कर लेते हैं। इससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी में कमी आ जाएगी, आपकी कॉस्ट जो सी है उस पर रिडक्शन हो जाएगी, तो आपके जो से एम्प्लॉई हैं वो जो आप उनकी भी डेवलपमेंट हो जाएगी। आपका जो कैपिटल है कि वो आप सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या आपको काम थोड़ा सा बंद करना पड़ता है, तो इस वजह से आगे जो नेक्स्ट है वो उस्मान बताएंगे R&D के बारे में। आज बिल्कुल आज अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ मोहम्मद उस्मान। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो कंपनी का कोई एक ऐसा एरिया जहां से हमें कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी कि प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ हैं या कोई पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं या टॉक्सिक एनवायरनमेंट या इस तरह के इश्यूज़ देखने में आ रहे हैं, तो हमें बहुत सी ईमेल्स आई मैनेजर्स की तरफ से कि इनको वार्निंग्स इशू कर दें, इनको शो कॉज करें, इनके ये मामला देखें। तो HR की तरफ से एक हमारा इनिशिएटिव जो था, जो CEO को प्रेजेंट किया, वो था कि हम इनकी सेल्फ़ ग्रूमिंग पे कुछ सेशंस रखते हैं और हमारा प्लान था कि उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का। हमने उनको सर्टिफिकेट्स, उनकी कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट्स इशू किया ब्रांड एम्बेसडर के, कि आप हमारा फ्रंट फेस हैं, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके थोड़े से जो इंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह वो उनको इंक्रीज़ किया और उसके बाद ये हमारा एक प्रपोजल था कंपनी की तरफ से। तो उसके तकरीबन 3 मंथ्स बाद अगर जो हमने अपना फाइनल सारा कंक्लूजन किया, उसके बाद कंप्लेंट रेट ऑलमोस्ट 0 था। तो आई थिंक जो HR है की जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट और OD की जो डोमेन है वो बड़ा मेन पार्ट करती है कंपनी के प्रोडक्टिविटी पर। वेरी गुड पॉइंट। जो हमें जो है ना इसका मैक्सिमम प्रॉफिट के आगे हम फ्यूचर में किस तरह जा रहे हैं, तो ये इससे जो है कंपनी एक्सपेंड ज़्यादा हो जाता है और जो है ना कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है इसमें, और जो है मिनिमम यूटिलाइजेशन होती है इसमें, और उसके बाद जो है कंपनी के बारे में जो भी उसके क्रैक्स होते हैं वो उसको बेहतर कर दिया जाता है, ये इसमें किया जाता है। वेरी गुड। सो बेसिकली जब आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपने अपना इम्प्लीमेंटेशन बताया कि आपने बिज़नेस को समझ के उनको जो सोल्यूशन दिया उससे उनके बिज़नेस पर इम्पैक्ट पड़ा। तो यू वर एक्चुअली एक्टिंग एज द ह्यूमन रिसोर्स विच वाज स्ट्रेटेजिक, क्योंकि आप बिज़नेस को भी समझ रहे थे और आपने ऐसा रोल दिया कि जिसको से आपने जो रोल बताया वो ह्यूमन कंडीशंस इम्प्रूव करके और जो इश्यूज़ थे, इश्यूज़ को फोकस करके आपने जब कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन की तो उसकी वजह से उनकी रिटेंशन में इजाफा हुआ, विच इज़ एक्चुअली एम्प्लॉय रिलेशंस प्रोसेस। जी नेक्स्ट आ जाए आसिफ साहब जो रिप्रेजेंट करेंगे कैरियर गोल और एक पाथ। थैंक यू वेरी मच जी। इन एडिशन टू माय कोलीग्स, हमने ये सारा जो गेम प्लान सेट किया और उसके बाद फाइनली हमने इसको कंक्लूड किया एज ए ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने इसमें प्लान यही किया है कि जी हम उनको कैरियर पाथ और कैरियर गोल्स की तरफ लेके जाएंगे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर उनकी काम करेंगे ताकि जो एम्प्लॉय रिटेंशन है वो मिनिमाइज़ हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर आपके लोग जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे हो। तो हम उनको रिटेन करना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए प्लान किया है और उनको हम मोटिवेशनल पॉलिसीज़ के साथ, इंसेंटिव पॉलिसीज़ और उसके साथ जो बेहतर रिजल्ट्स परफॉर्म करेगा उसको हम इंसेंटिव्स वगैरह देंगे। वेरी गुड। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग कि आपने सिर्फ उसको ये नहीं देखा कि हम बाय डेफिनेशन या बाय बुकिश कैसे कहें, बल्कि आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन से बताया कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं लेकिन ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। जब आपने इस पूरे थिंकिंग प्रोसेस को देखा और रिटेंशन तक चले गए तो यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू आर लर्निंग। वेरी गुड। कंपनी जो है ना आने वाले 5 या 10 सालों में लॉन्ग टर्म कहाँ कंपनी का सोचिए और कहाँ एम्प्लॉयज का,
इस तरह एम्प्लॉय बाउंड भी हो गया, उसको पता भी चल गया यार कल को हम परफॉर्मेंस वगैरह में और इंप्रूव करता हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर ढूंढो टेक्निकल वगैरह टेक्निकल साइड पे जाता हूँ, तो कंपनी मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक कहाँ लेके जा सकते हो, मैं कहाँ जाके खेल सकता हूँ। बिल्कुल सही है, वेरी गुड पॉइंट।